आज ना पीजी कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अपन फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल है उसका जो चट्टान वाला जो टॉपिक है उसको अपन कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज जो अपन इस क्लास के अंदर जो पढ़ने वाले हैं, जो अवसादी सेल हैं या जो परतदार सेल हैं या द्वितीयक सेल, इसका वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। यानी मुख्य रूप से ये जो क्लास रहेगी अपने अवसादी सेलों के वर्गीकरण के ऊपर डिपेंड रहेगी, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, यानी अवसादी सेलों का वर्गीकरण। तो सामान्य रूप से अपन देखते हैं कि अवसादी सेलों का जो वर्गीकरण होता है उसके दो प्रमुख भाग माने जाते हैं। पहला जो भाग होता है वो निर्माण में जो भाग लेने वाले जो अवसाद होते हैं उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। यानी जब अपन ये मानते हैं कि जो अवसादी सेलें बनती है तो उसमें अवसाद का मुख्य रूप से योगदान रहता है, तो वो जो अवसाद में जो निर्माण में भाग लेने वाले जो अवसाद होते हैं वो किस प्रकार का होता है और कैसे कितने प्रकार के वो होते हैं। तो अभी अपन देखिए, जो अवसाद है वो उसमें जो निर्माण होता है उसके आधार पर इसके मुख्य रूप से अपन तीन प्रकार मानते हैं। यानी अवसादी सेलों का जो वर्गीकरण है उसमें पहला होता है निर्माण में भाग लेने वाले अवसाद। तो अपन ये मानेंगे जो अवसाद आता है वो कौन कौन सी जगह या कौन कौन से कारणों से आता है। तो पहला होता है भौतिक या यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित, यानी जो अवसाद है उसमें जो मुख्य रूप से योगदान रहता है निर्माण की प्रक्रिया में अवसादी सेलों में, उसमें यांत्रिक या भौतिक क्रियाओं से निर्मित। दूसरा रहता है रासायनिक क्रियाओं से निर्मित, और तीसरा होता है जैविक क्रियाओं से निर्मित। अपन यूँ मान सकते हैं कि जो अग्नि सेल है वो जो टूटती है तो उसमें मुख्य रूप से प्रक्रम आता है, वो आता है अपक्षय। तो जो अपक्षय है, अपक्षय के तीन रूप होते हैं। पहला होता है यांत्रिक या भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक, और तीसरा होता है जैविक। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि जो अपक्षय प्रकार होते हैं वही अवसादी जो सेलें हैं उनके लिए जो अवसाद या जो निर्माण सामग्री है उसको अवेलेबल करवाता है या प्रोवाइड करवाता है। तो एक तो भौतिक या यांत्रिक क्रियाओं से होती है जब वो सेलें टूटती हैं, दूसरा रासायनिक क्रिया से होती है, घुलने से हो सकती है, और तीसरा होता है जीवों के द्वारा भी हो सकती है। तो इसके तीन प्रकार के। दूसरा जो अवसादी सेलों का वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है वो निर्माण में भाग लेने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसको अपन यूँ कर सकते हैं कि जो अपर्दन के कारक होते हैं वो मुख्य रूप से पांच प्रकार के होती है। प्रवाहित जल या नदी होती है, पवन होती है, हिमालय होती है, भूमिगत जल होता है, और लहरें या तरंगे। तो उसमें तीन है, तो जल का योगदान रहता है, एक वायु या पवन का योगदान रहता है, हिमालय का, यानी अपर्दन के जो पांच कारक हैं उसमें से जो तीन कारक है पवन, जल और हिमालय, इसके आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। तो पहला अपन ये मान सकते हैं कि अपक्षय से, दूसरा होता है अपर्दन से। तो अपक्षय में अपन मानते हैं भौतिक या यांत्रिक, दूसरा रासायनिक, तीसरा जैविक, इसमें जलज सेल है जिसको अपन जल के द्वारा प्राप्त मानते हैं, दूसरा वायु से निर्मित होती है, तीसरा होती है हिमानीकृत। अब देखिए, जब अपन एक इस पहले अपन वर्गीकरण का जो भाग देखेंगे वो निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर। तो सामान्य रूप से अपन मानते हैं कि पहला जो प्रकार है निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर वो होता है भौतिक या यांत्रिक। इसमें क्या होती है कि अपक्षय की जो यांत्रिक तथा जो भौतिक क्रिया होती है इसके फलस्वरूप क्या होती है, जो चट्टानें हैं उस चट्टानों में विघटन हो जाता है। विघटन क्या होगा, ताप दाब या जो तुषार होता है वो जो क्रिया है उस वजह से जो सेलें हैं वो असंगठित या कमजोर होकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। यानी मुख्य रूप से अपन ये मानते हैं कि यांत्रिक या जो भौतिक होता है उसके अंदर जो विघटन की क्रिया होती है उससे जो चट्टानें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इससे इस चट्टानों के लिए एक प्रकार की जो अपन को निर्माण सामग्री है या जो निर्माण सामग्री है वो अपन को प्राप्त होती है। अब देखिए, अपर्दन के साधनों के द्वारा अब जो अपक्षय ने अपना काम किया है वो चट्टानों को तोड़ा है वो अपने जगह पर ही है, और इसमें मुख्य रूप से जो अपक्षय का पहला प्रकार होता है यांत्रिक या भौतिक, जिसमें ताप दाब और तुषार की क्रिया से जो सेल है वो टूटती है, और टूटने के बाद जो मलबा है वो अपनी जगह पर ही पड़ा रहता है। उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि परिवहन का जो काम करता है वो अपर्दन के कार्य करते हैं। तो अब देखिए, तो मलबा एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वहाँ पे धीरे धीरे उसका क्या होता है परत परत में वो जमा होता रहता है। इससे इन प्रकार की सेलों का निर्माण होता है।
मुख्य रूप से अपन मानते हैं कि इस प्रकार की जो होती हैं सेलें, उसमें जो कण होता है तो कणों का आकार और प्रकार अलग होगा। तो जैसे अपन कहते हैं अवसादी सेलें बनती है तो बड़े कण वो पहले जमा होते हैं, उसके बाद मध्यम, उसके बाद बारीक कण है, उनका एक सीक्वेंस के रूप में उसका जमा होता है और वो परत दर परत होता जाता है। अब देखिए अपने मानते हैं जो कण होते हैं, कणों के आधार पर, या जो बालू होती है, बालू के जो कण होते हैं उस कण के आधार पर इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, और जिसका नाम होता है वो में होता है, यानी मिलीमीटर के अंदर। जैसे अपन देखते हैं बहुत बड़े कणों वाली सेलें होती है, बड़े कणों वाली होती है, मध्यम कणों वाली होती है, बारीक कणों वाली होती है और बहुत बारीक कणों वाली। तो कुल मिलाकर जो कण का आकार है उसके आधार पर जो सेल है वो अलग अलग प्रकार की होती है। बहुत बड़े कण वाली जिसका आकार होता है वो 1 तक होता है। उसके बाद जो बड़े कणों वाली होती है वो 1/2 का होता है। उसके बाद मध्यम जो कणों वाली होती है वो 1/4 की होती है। उसके बाद बारीक कणों वाली होती है वो 1/8 की होती है, और बहुत बारीक कण होगा वो 1/16 की होती है। तो कुल मिलाकर ये जो कण है उसके आधार पर जो आग्नेय सेलें हैं उनका अलग अलग है वो वर्गीकरण होता है। फिर अपन बात करते हैं इसी को कंटिन्यू करके, जो सिल्ट होता है, सिल्ट भी एक प्रकार की इस जो यांत्रिक या भौतिक क्रियाओं से निर्मित होती है सेलें, और सारी सेलों का रूप होती है। इसका जो आकार प्रकार होता है वो 1/32 से लेकर 1/256 तक का होता है। यानी अगर कणों का जो आकार है वो 1/32 से लगाकर 1/256 का होता है तो उसको अपन सिल्ट बोलते हैं। उसी तरह से क्ले जो सेलें होती है इसको चिक्का बोलते हैं। इसका जो कणों का आकार होता है वो 1/256 से लेकर 1/8192 तक होता है। यानी कणों का आकार और छोटा होता जाता है। तो सिल्ट है उसका 1/32 से लगाकर 1/256, क्ले होता है वो 1/256 से लगाकर 1/8192 का होता है। लेकिन जब कभी सिल्ट तथा सिल्ट प्लस क्ले सेल आपस में मिल जाती है या संगठित हो जाती है, उससे सेल का निर्माण होता है। और ये जो सेलें होती हैं, ये सेल मुख्य रूप से अपन मानते हैं कि अपरिवर्तशीय सेलों का उदाहरण होती है। यानी इसमें कण और भी छोटा रहता है। तो ये जो सेलें होती है अपरिवर्तशीय सेलों का उदाहरण होती है, और मुख्य रूप से जो पेट्रोल के कुएं पाए जाते हैं वो इन सेलों के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। इसीलिए अपन कहते हैं कि एक बार जब पेट्रोल जिस कुएं से निकल रहा है वहाँ से निकलना खत्म हो जाता है, दूसरी बार उसका रिचार्ज होना संभव नहीं हो पाता है। तो वो जो ये सेलें होती है वो अपरिवर्तशीय रूप में होती है। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे कि इसमें जो मुख्य रूप से बालू का पत्थर का भी निर्माण होता है, यानी जिसको अपन सैंड स्टोन बोलते हैं। तो यांत्रिक या भौतिक क्रियाओं से मुख्य रूप से जो बनती है उसमें बालू का पत्थर सेलें भी बनती है। उसके बाद जल में निर्मित बालू का पत्थर भी हो सकता है। उसके बाद कॉन्ग्लोमेरेट होते हैं, जो गोल आकार के पत्थर वगैरह होते हैं, उसका भी निर्माण होता है। उसके बाद चिक्का मिट्टी या क्ले का, जैसे अभी अपने बात की थी, ये जब इनका कणों का व्यास होगा या आकार होगा वो 1/256 से लेकर 1/8192 के आसपास होता है, तो वो क्ले होती है। उसी तरह से ये सेल है। उसी तरह से जो लॉयस होता है, या जो मुख्य रूप से अपन कहते हैं अपरदन के कारकों के आधार पर देखिए तो ये पवन निर्मित सेलें होती है, तो इनका भी जमाव होता है। तो कुल मिलाकर चाहे वो बालू का पत्थर हो, चाहे जल में निर्मित बालू का पत्थर हो, कॉन्ग्लोमेरेट हो, सिक्का मिट्टी हो, सेल हो या लॉयस हो, ये यांत्रिक या भौतिक क्रियाओं से निर्मित मुख्य रूप से सेलें मानी जाती है, जो निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर पहला प्रकार होता है। दूसरा होता है रासायनिक तत्वों से निर्मित। इसमें क्या होता है कि जो बहता हुआ जल होता है तो उसमें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपस में पानी की वजह से घुल जाते हैं। यानी जो बहता हुआ जल होता है या जो नदी होती है उसके अंदर जो
पदार्थ होता है वो उस पानी के साथ घुल जाता है। घुलने से क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे वो जो चट्टानें होती है वो पिघलने लगती है और धीरे धीरे अपन कहते हैं उसका अपन ये कह सकते हैं कि वो मुलायम हो जाती है और उसके बाद वो टूटना उसका क्रिया हो जाती है। तो जब ये कभी जो अन्य चट्टानें हैं उन सेलों में जो घुलनशील पदार्थ होता है उसमें क्या हो जाती है, घुल जाती है और वो जैसे उसका अपन कह सकते हैं जो भंगुर प्रवृत्ति है वो अपन को देखने को मिलती है। यानी जैसे वो घुल जाती है तो उसके बाद वो टूटना शुरू हो जाती है। तो वो क्या करता है, जैसे वो पानी आता है तो पानी के साथ क्रिया करता है और रासायनिक क्रिया से वो सैली क्या हो जाती है, टूट जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अपन बोलते हैं खड़िया मिट्टी है। और खड़िया मिट्टी क्या होता है कि जैसे वो रासायनिक जो बहता हुआ जल होता है उसके साथ वो सैलें क्रिया करती है तो वो धीरे धीरे जो सैलों से क्रिया करने के बाद जो अवसाद होता है या मलबा होता है वो धीरे धीरे क्या पैने के अंदर जमा होता रहता है। तो उसके जमने से खड़िया मिट्टी का निर्माण हो सकता है। उस तरह से सैल खड़ी है, जिप्सम है, उसका भी निर्माण होता है और नमक की चट्टान है, साल्ट रॉक है, उसका भी निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर ये ऐसा होता है जो घुलनशील क्रिया के कारण जो रासायनिक क्रिया होती है वो पानी में जो चट्टानें घुलती है उसके घुलने से जो जमा होता है उस इस प्रकार की जो सैल है उसका निर्माण होता है। और वो इसलिए उसका जमा होगा क्योंकि जैसे वो पानी है उसका जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है या गति कम हो जाती है तो धीरे धीरे वो पैने में बैठने लगती है और उसका निर्माण शुरू हो जाता है। उसी तरह से तीसरा होता है जैविक तत्वों से निर्मित, जिसमें मुख्य रूप से अपन मानते हैं इसका जो जैविक तत्वों से निर्मित जैसे अपन कुछ बील है जो सुए वगैरह होते हैं या कुछ सांप होता है, जैसे अपन इंसान भी है खुद भी कभी कभार क्या होता है जो चट्टानें होती है उसमें खरोचता रहता है तो उसको वो जो चट्टान है वो धीरे धीरे कमजोर होकर क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो उसको मुख्य रूप से अपन चट्टानों से जो निर्मित है उसका रूप मानते हैं। अब देखिए उसमें मुख्य रूप से आती है पहला सूना प्रधान शैली आती है। इसके अंदर जो अपन ये कहते हैं कि पहला जो उसका प्रकार होता है वो सूना प्रधान शैली होता है, दूसरा होता है कार्बन प्रधान शैली होता है, तीसरा होता है सिलिका प्रधान शैली। तो जैविक शैली है उसको मुख्य रूप से अपन 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें सोने की प्रधानता ज़्यादा होती है वो सोना प्रधान शैली, जिसके अंदर कार्बन की प्रधानता ज़्यादा है वो कार्बन प्रधान, जिसके अंदर सिलिका ज़्यादा रहता है वो। तो ऐसी जो शैली मुख्य रूप से देखने को मिलती है तो सोना प्रधान शैलों में मुख्य रूप से माना जाता है सुधा पत्थर, जिसको अपन बोलते हैं लाइम स्टोन। और जिसे CaCO3 भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो सोना पत्थर है वो उसमें सोने का अंश ज़्यादा रहता है। तो ये जो बनती है वो जीवों से मुख्य रूप से बनती है, इसलिए वो जैविक शैलों के उदाहरण मानती है। जैसे उसी बार सोने पत्थर से थोड़ा हार्ड होता है डोलोमाइट, इसमें मैग्नीज का, इसमें कैल्शियम का ज़्यादा रहता है, उसमें मैग्नीशियम का ज़्यादा रहता है। ये सोने पत्थर के मुकाबले थोड़ा हार्ड होता है तो वो डोलोमाइट शैलें होती है। उसकी तरह शॉक होता है, ये भी अपन देखते हैं पानी में घुलने के बाद क्या हो जाती है, जैसे आप पानी में डालोगे चाहे वो सोने का पत्थर डालो या सौंफ डालो तो धीरे धीरे घुल जाती है। तो कुल मिलाकर ये रासायनिक क्रिया की वजह से क्या हो जाती है, घुल जाती है। और उसके बाद जैसे उसको पानी का फ्लो कम होता है तो वो धीरे धीरे जमा हो जाती है और उसका निर्माण होता है। उसी तरह से कार्बन में मुख्य रूप से कोयले का रूप मान सकते हैं, जिसमें प्रारंभिक जो कोयले का रूप था वो पीट माना जाता है, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद एंथ्रासाइट। तो ये जो शैलें हैं उसके अंदर कार्बन का योगदान रहता है। उसी तरह से सिलिका, अब ये क्या है कि जो बहुत अथाह जो सागर होता है, समुद्र का बहुत गहरा भाग, जिसे अपन अनुमानित रूप से ये 2000 मीटर के आसपास मानते हैं, तो उसमें जो कुछ ऐसे जो जीव हैं जो जीवों के द्वारा इन शैलों का निर्माण होता है, जैसे रेडियोलेरिया होती है या जो स्पंज जीव होते हैं वो, या जो डाइटम पौधे होते हैं उसके जो अवशिष्ट भाग होते हैं उससे भी इनका निर्माण है। तो कुल मिलाकर जो चाहे वो रेडियोलेरिया है, चाहे स्पंज जीव है, चाहे डाइटम है, इसके अंदर मुख्य रूप से सिलिका का योगदान रहता है। तो वो इसका जो वर्गीकरण है वो निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर है। अब अपन दूसरे फेस में इसका जो दूसरा मुख्य वर्गीकरण आता है निर्माण में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर। तो इसमें मुख्य रूप से योगदान रहता है वो रहता है जल का, उसके बाद रहता है वायु का, उसके बाद हिमानी का। तो अपन ये मानते हैं कि जो परतदार शैलें होती है वो जमा के उसके विभिन्न क्रम होते हैं, विभिन्न स्तर होते हैं, वो लेयर बाई लेयर जमा होती रहती है। तो अब देखिए जो इन शैलों के लिए जो निर्माण का में जो अवसाद है, जो निर्माण में जो मुख्य रूप से पदार्थों का योगदान होता है, जो अवसाद होता है, तो यहाँ से जैसे वो टूटता है उसके बाद जो अपरदन के कारक है वो उनको लेने जाने का काम करते हैं। जैसे अपक्ष के कारण है चट्टानों को तोड़ना, और अगली जैसे चट्टान टूट जाती है तो उसके ऊपर जो अपरदन के जो कारक है वो काम करते हैं। तो अपरदन के कारकों का ये काम होता है कि वो परिवहन करने के बाद धीरे धीरे उसको आगे लेकर जाते हैं, एक जगह पे जमा हो जाता है, यानी धीरे उसका क्या होता है, निक्षेपण हो जाता है। तो जो मलबा यहाँ से गया था
अपक्षय के जो कारक है उसके टूटने के बाद अपरदन के कारकों ने उसका परिवहन किया और एक जगह जाकर उसका जमाव या निक्षेपण किया, उससे अगर जल का योगदान रहेगा तो उसमें जलज शैलें बोली जाएगी। अगर वो अपरदन का वायु या पवन कारक है उससे अगर शैलों का जमाव होता है तो वायु निर्मित होगी। अगर हिमानी का योगदान होगा तो उसको अपन बोलेंगे हिमानीकृत शैलें बोलेंगे। तो अगर देखो जलज शैलें हैं तो जो ये जमा होता है या तो सागर में हो सकता है या झील में हो सकता है, कि जो नदियों का तो तट के किनारा है वहाँ पे जमा हो सकता है। कहने का मतलब जो अवसाद होगा जल की धारा या नदी की धारा चलता है वो या तो सागर में जमा होता है या झील में जमा हो जाएगा या नदियों का जो किनारा होता है वहाँ पे जमा होगा। अगर वो अवसाद है वो सागर में जमा होता है तो उससे वो धीरे धीरे शैलों का निर्माण होता है, तो उसको अपन सागर निर्मित शैलें बोलते हैं। अगर वही अवसाद है किसी झील में जमा होता है तो उसे अपन झील निर्मित शैलों का रूप मानते हैं। और नदी के किनारों के आसपास में होता है तो वो कैसा होता है, नदीकृत शैलों का उदाहरण होगा। उसी तरह से लॉयस, ये जो पवन है उसका मुख्य जो स्थला तथ्य अपन मान सकते हैं लॉयस होता है। लॉयस का मैदान है जो मुख्य रूप से इसका जो विस्तार पाया जाता है उत्तरी पश्चिमी चाइना में पाया जाता है। और बॉन विस्थापन मौर्य ने सबसे पहले इस प्रकार का जो लॉयस है उसका अध्ययन किया था। तो अब देखिए ये लॉयस है वो क्या होता है, रेत होती है, बहुत बारीक रेत होती है जो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाती है और जहाँ से उड़ती है वहाँ से दूसरी जगह जाके वो धीरे धीरे जमा होती है। उसके जमने से जिस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है इसको लॉयस बोला जाता है। उसके बाद हिमालयकृत शैलें, उसमें ग्लेशियल ड्रिफ्ट मुख्य रूप से आता है, उसके बाद टील आता है, उसके बाद आता है हिमोर। तो देखो हिमदत्त द्वारा जो परिवहन किए जाने वाले जो पदार्थ है उसको सम्मिलित रूप से, यानी जब वो हिमदत्त चलता है या हिमानी चलती है तो उसको परिवहन किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको सम्मिलित रूप से अपन किस नाम से जानते हैं, ग्लेशियर ड्रिफ्ट। यानी हिमानी या हिमदत्त के द्वारा परिवहन किए जाने वाले पदार्थों को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं, ग्लेशियर ड्रिफ्ट। और ये भी धीरे धीरे जमा होते हैं, उससे भी शैलों का निर्माण होता है, लेकिन वो हिमानीकृत शैलों का उदाहरण होता है। उसी तरह से जब टील होती है, टील क्या होता है, हिमानी द्वारा जो निक्षेपित अवर्गीकृत तल छोड़ देते हैं, यानी इसमें किसी प्रकार को क्रम नहीं मिलता है। यदि हिमानी या हिमदत्त की द्वारा निक्षेपित अवर्गीकृत तलछट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टील कहते हैं। और हिमदत्त द्वारा निक्षेपित जो स्थल रूप होता है, यानी अपन यूँ बोल सकते हैं जैसे जल से के जलोढ़ बनता है, पवन से वातोड़ बनता है, उसी तरह से हिमानी होगा तो उसे हिमोड़ बनेगा। यानी जो बर्फ़ के जो जैसी बर्फ़ चलता है उसमें कुछ चट्टान टुकड़े भी होती है, कंकड़ पत्थर भी होता है, तो वो धीरे धीरे जब जमा होता है उससे हिमोड़ बोलते हैं। तो हिमदत्त या हिमानी का जो निक्षेप है वो हिमोड़ कहलाता है या मोरैन कहलाता है। इसके अंदर इसके 4 भाग होते हैं, पार्श्वी हिमोड़ होता है, तलस्थ हिमोड़ होता है, अंतिम हिमोड़ होता है और मध्यस्थ हिमोड़ होता है। तो ये अलग अलग जो इसका प्रक्रिया है उसका निर्माण होता है। तो अभी जो अपन पढ़ रहे थे वो अवसादी शैल है उसका वर्गीकरण पढ़ रहे थे अपन। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, ये निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर और निर्माण में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर। तो जैसे ही अगली क्लास होगी, अगली क्लास के अंदर अपन जो कायांतित या रूपांतरित शैल है वो कैसे बनती है, उसके कौन से प्रकार हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।